अल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं, तो कोई कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल ले लो और उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड वीक होता है, जैसे ही उसके पास में कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर एडिशन करा दो हाइड्रोजन डाई हैलाइड, सॉरी हैलाइड का, हाइड्रोजन हैलाइड का आप क्या करा दो, एडिशन करा दो। कैसे करना है, तो H पे है पॉजिटिव चार्ज और X पे है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड के पास में जाएगा, पाई बॉन्ड के पास में X माइनस नहीं आ सकता भाई, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और X माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, तो उसके बीच में रिपल्सन होता है, तो X माइनस कभी भी पाई बॉन्ड के पास में नहीं जाता है। सबसे पहले कौन जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ये इलेक्ट्रॉन देता है। अब इलेक्ट्रॉन किस कार्बन से मिलेंगे, ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। मतलब एक बार इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन बना के चेक करोगे, एक बार इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन चेक करोगे, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करके देखो। जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है वो कार्बोकेटाइन के फॉर्म में बनाएगा, और दूसरी जगह पर माइनस आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को वहां से इलेक्ट्रॉन, पर कहां से कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है ना। तो ये तो सिमेट्रिकल टाइप का, तो कहीं पर भी अटैच कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक जनरल कंसेप्ट की बात कर, राइट। तो सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है तो आप हेलोजन को इधर ऐड करो या इधर ऐड करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। जैसे मेरे पास में है प्रोपीन, है ना, तो प्रोपीन के दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों दो प्रोडक्ट बने, क्योंकि प्रोपीन जो है ना वो क्या है आपका, अनसिमेट्रिकल है। देखो इस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है जबकि इस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप नहीं, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अब मैं जो ये आयोडीन H प्लस और I माइनस है, इस H प्लस और I माइनस को कहाँ पे अटैच करूं, किस जगह पे अटैच करूं, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल 11th में आपने पढ़ा भी होगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है हाइड्रोजन उस जगह पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, रिच बिकम रिचर। जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे और हाइड्रोजन ऐड करो। वो बेसिकली ऐड, ये तो रूल तो बाद में आया, पहले तो हमें स्टेबिलिटी से पता चलता है। मैंने यहाँ पे एक बार कार्बोकेटाइन बनाया और मैंने एक बार यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया, कहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा भाई, इस जगह पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, राइट। और अगर पहले वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव होता तो ये 1 डिग्री बनता। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, राइट। तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल, ये वाला स्टेबल है तो यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि प्लस के साथ में माइनस जुड़े, ये माइनस मतलब आयोडीन, तो आयोडीन वाला जुड़ गया तो ये मेजर प्रोडक्ट बना। और अगर इधर प्लस बनाते तो इधर आयोडीन जुड़ता, बट ये क्या सा प्रोडक्ट होता आपका माइनस। तो सिंपल सा तरीका है, हाइड्रोजन उस जगह पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, जहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के किस कार्बन पर जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। सिंपल सा कंसेप्ट। चलो भाई, एडिशन ऑफ हेलोजन, बोल भाई, हेलोजन का एडिशन करा दो, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर अल्कीन पर हेलोजन का एडिशन कराते हैं तो इसको हम यूज करते हैं एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है ना। इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हम एडिशन करा रहे ब्रोमीन का। ब्रोमीन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है इन CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हाइड्रोकार्बन और जो ब्रोमीन है वो इजीली सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इजीली उसके अंदर सॉल्युबल होगा। और जब उसके अंदर इजीली सॉल्युबल होगा, अगर उसके अंदर इजीली सॉल्युबल हो रहा है तो हम सॉल्युबिलिटी के लिए ही तो सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर बढ़िया अच्छे से हाइड्रोकार्बन और जो हेलोजन है वो दोनों घुल गए, और घुलने के बाद में वो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जुड़ने का तो बहुत ही सिंपल तरीका, दोनों Br को दोनों कार्बन पर अटैच कर दो, दोनों Br को दोनों कार्बन पर अटैच कर दो, बस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि Br2 का जो कलर होता है ना वो ब्राउन कलर, Br2 का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। कंटेनर के अंदर ब्राउन कलर अगर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसका मतलब Br2 टूट के जुड़ रहा है। ब्राउन कलर अगर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसका मतलब Br2 टूट के और जुड़ रहा है, राइट। और जुड़ रहा है तो जुड़ने के बाद में जो कंपाउंड बनता है वो कलरलेस हो जाता है।
पहले कलर था ब्राउन कलर, फिर कलरलेस हो गया, इसका मतलब Br2 जो है वो डिसअपियर हो गया। अब Br2 जब डिसअपियर हो रहा है तो Br2 कहाँ जाएगा भाई? कंटेनर के अंदर तो अल्कीन होगा तो उसके साथ में ही जुड़ेगा, अल्केन के साथ में तो कभी जुड़ता नहीं है, ठीक है ना? तो ये कंफर्म कर देता है कि रेडिश ब्राउन कलर जो है वो अपना Br2 का होता है, ब्रोमीन का होता है, और ये डिसअपियर होने से हमें डिटेक्शन या फिर हम कंफर्म कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना? क्योंकि विसिनल डाइब्रोमाइड द कलरलेस, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? यस या नो? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल 10.3 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर एक्सपेक्टेड टू द फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें बस ये बताना है कि इस कंपाउंड से कितने टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे, तो जितने टाइप के हाइड्रोजन हो गए। टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैसे पता करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, है ना? ये ऐसी स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा। क्या ये ऐसी स्ट्रक्चर है? बोलो भाई, यस या नो? कार्बन CH3, फिर CH2, फिर C, और C पे एक मिथाइल है और एक और मिथाइल, ये ऐसा हो गया। अब देखो भाई, हमारे पास में ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, भी हाइड्रोजन है, और यह हाइड्रोजन। हमारे पास में टोटल 5 हाइड्रोजन है, बट 5 में से सेम डिफरेंट इन्वायरमेंट वाले कितने हैं? तो देखना भाई, ये वाला जो ये वाला जो हाइड्रोजन है, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला ये वाला हाइड्रोजन अपने आप में अलग है कि नहीं? बोलो। हाइड्रोजन तो कहीं है ही नहीं ना, क्योंकि ये वाला कार्बन डिफरेंट कार्बन है कि नहीं? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डिफरेंट है, क्यों है डिफरेंट? क्योंकि इस कार्बन के पास वाले कार्बन पर तो मिथाइल है, जबकि इस कार्बन के पास वाले कार्बन पर मिथाइल ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों टर्मिनल वाले कार्बन अपने आप में क्या है? डिफरेंट नेचर के हैं, तो उससे जुड़े हाइड्रोजन भी डिफरेंट नेचर के हो गए। ये वाला हाइड्रोजन अपने आप में अलग। बताओ, ऐसा हाइड्रोजन कोई है क्या? हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप का है, ये पता चलेगा डिफरेंट टाइप के कार्बन। अगर कार्बन अपने आप में अलग है तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये वाला कार्बन बिल्कुल अलग है, लास्ट वाला। ये कार्बन अपने आप में बिल्कुल अलग है, ये वाला कार्बन बिल्कुल अलग है, देख सकते हो ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। अच्छा, कार्बन कितने कार्बन से अटैच है ये कंडीशन नहीं है, इन्वायरमेंट दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ बेटे, है ना? तो देखो भाई, फर्स्ट वाला कार्बन डिफरेंट, सेकंड वाला कार्बन जैसा कोई कार्बन है ही नहीं, देखो ऐसा कोई है क्या? नहीं है। ये थर्ड वाला कार्बन भी अपने आप में डिफरेंट। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ऐसा करना गलत है। सर शायद इस एक आध मॉलिक्यूल पे उससे आंसर मिल जाए, बट जरूरी नहीं है कि सब जगह पे मिले, है ना? तो 1 डिग्री को चेक नहीं करना है, कार्बन का इन्वायरमेंट चेक करना है। पहला वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन बिल्कुल डिफरेंट है, सेकेंड वाले कार्बन जैसा कोई कार्बन नहीं है तो वो भी अलग हो गया, थर्ड वाले कार्बन जैसा कोई कार्बन नहीं है। अब ये वाला फोर्थ वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है कि नहीं? बोलो, बोलो, सेम टाइप के है कि नहीं? इधर गया तो भी मिथाइल, इधर गया तो भी मिथाइल। तो हाँ, तो आप इस हाइड्रोजन को काउंट कर लो, फिर इस हाइड्रोजन को काउंट मत करो, ये ऑलरेडी काउंट कर दिया, सिमिलर टाइप का है। तो कितने टाइप के हाइड्रोजन है इसके पास में? 1, 2, 3 और 4। बोलो भाई, 4 टाइप के हाइड्रोजन है, राइट? जब जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं ना, उतने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनते हैं। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने? 4। 1, 2, 3, 4। मैंने जो जो टाइप का हाइड्रोजन बोला ना, वो हाइड्रोजन निकालो, वहां पे Cl जोड़ दो, वो अपने आप में एक कंपाउंड। चलो, कॉन्फिडेंस नहीं है, एक आध क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, कितने टाइप के हाइड्रोजन है? मैंने इस टाइप का कोई कंपाउंड, इस टाइप का कोई दे दिया, बताओ भाई। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन अपने आप में अलग, ये वाला और ये वाला सेम ही हो गया, वन वाला, देखो ये दोनों सेम है कि नहीं? बोलो, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम होगा, बिल्कुल। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम होगा, राइट? ये सब सेम ही है ना भाई?
सिमिलर इन्वायरमेंट वाले देखो, यस, तो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है? 3, तो कितने प्रोडक्ट बनते? 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, यस, वो पहचान सकते हैं आप, कोई बड़ी बात। चलो, फिर उसके बाद में आप हेलोजन के कुछ और कंपाउंड्स बना सकते हो, बहुत ही हेलोजन है ना, हेलोजन एक्सचेंज। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, जिससे हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। एल्काइल आयोडाइड बनाने का सबसे सही तरीका है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एल्काइल हैलाइड ही लेना है और उस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Na के साथ में करानी है। बस यहाँ पे X क्या लेना है आपको, Cl और Br लेना है। एल्काइल क्लोराइड ले लो, I आके क्लोरीन को हटा देगा। एल्काइल ब्रोमाइड ले लो, तब भी I माइनस आके Br को हटा देगा। और ये रिएक्शन किस मीडियम में होती है? ये रिएक्शन ड्राई एसीटोन में होता है। ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये जो Na है ना, ये Na, ये Na सॉल्युबल है किसमें? एसीटोन के अंदर, सॉल्युबल इन एसीटोन। ये एसीटोन के अंदर तो सॉल्युबल है, लेकिन ये जो आपका प्रोडक्ट है NaCl, भाई Na रिएक्टेंट साइड लिया तो NaCl प्रोडक्ट बनेगा और NaBr प्रोडक्ट बनेगा, या तो NaCl बनेगा या फिर क्या बनेगा, NaBr बनेगा। एक मिनट, हाँ, तो ये जो भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे NaCl और NaBr, ये इनसॉल्युबल है एसीटोन के अंदर, सेलेक्टिव हो जाता है ये सॉल्व, ये इनसॉल्युबल। अगर ये भी सॉल्युबल होता ना तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती। तो ये जो है वो क्या है आपका, इनसॉल्युबल है, पीपीटी के फॉर्म में है, एसीटोन के अंदर पीपीटी के फॉर्म में। तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, राइट। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो NaBr, देखो NaCl और NaBr जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है डाई एसीटोन के अंदर। पॉइंट ये है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या होती है, तो याद रखना है RX की रिएक्शन NaI के साथ में कराते हैं, आयोडीन जुड़ जाता है, किसको सब्सटीट्यूट करता है, तो RX के अंदर Cl को हटा सकता है या Br को हटा सकता है। अब ड्राई एसीटोन वहां पे क्यों लिया भाई सेलेक्टिवली, तो ड्राई एसीटोन सेलेक्टिव रिएजेंट सॉल्वेंट हो गया। NaI के अंदर तो सॉल्युबल होता है, NaI तो सॉल्युबल होता है, NaI जो है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है NaCl और NaBr, ये एसीटोन के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। अगर NaCl और NaBr भी अगर सॉल्युबल हो जाता तो फिर वो आयंस में टूटा हुआ मिलता, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है ना। तो NaCl और NaBr प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही फॉरवर्ड ही जाएगा भाई, राइट। अगर सॉल्युबल होता है तो फिर से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती थी, कि आयंस के फॉर्म में रहते तो फिर से वो अटैक कर सकता था एल्काइल आयोडाइड। तो इंपॉर्टेंट है, ये ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट लेते हैं यहाँ पे, और वो सेलेक्टिव है इसलिए हम लेते हैं, बस ये पॉइंट था। और यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट, एक मिनट, यस, बहुत बढ़िया। अब एक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ना, एल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे सही तरीका, आपको एल्काइल फ्लोराइड बनाना तो बेस्ट मेथड क्या, एल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे सही तरीका में कौन कौन से रिएजेंट लेते हैं, ये सब रिएजेंट याद रखना, ये सब फ्लोरीन की सप्लाई करते हैं, ये सब किसकी सप्लाई करते हैं, F माइनस की सप्लाई करते हैं, AgF, Ag2F2, COF2, COF3 भी मिलता है, SbF3, ये सब F माइनस की सप्लाई करते हैं, है ना। मतलब अगर एल्काइल ब्रोमाइड पर अगर फ्लोरीन अगर जोड़ना है तो इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो आप, एल्काइल फ्लोराइड बन जाए। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, नाम याद रखना है। देखो आपको क्या करना है, एटलीस्ट बी से बी से एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन है वो एक अलग पेज पे लिख दो, वो बहुत काम आएगा जेईई मेंस में भी, आपके नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भले ही हम बोर्ड की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा मेन मोटो वो भी है, इसलिए एनसीईआरटी के अंदर जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिल रहा है उसको एक अलग जगह लिख ही लो अभी साथ साथ में,
कि जब ये चैप्टर आएगा क्लास के अंदर तो उस टाइम पर हम बाकी पैकेज और उन सब चीजों का फोकस रख सकते हैं, उन सब चीजों को हम ऐड कर सकते हैं ना? तो उस टाइम पर आपके पास में ज्यादा टाइम मिलेगा अगर अभी से आप। अब हमें क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी हम डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। एल्काइल हैलाइड हमने डिस्कस कर दिया, बहुत सारी रिएक्शन आती है भाई, पैकेज देखोगे तो उसमें अथाह रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन मिलती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना? विथ मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। सेलेक्टिवली हमने पैकेज के अंदर दो ये के अंदर 2-3 रिएक्शन थी वो डिस्कस कर दी। हेलो एरिन का प्रिपरेशन, हेलो एरिन हम कैसे बना सकते हैं, हेलो एरिन बनाने का क्या तरीका है? तो देखो भाई, हेलो एरिन का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम को पहले मैं, मेरे पास में हाइड्रो हाइड्रो का एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, क्यों? क्योंकि हमें हेलो एरिन बनाना है। हेलो एरिन का मतलब क्या होता है भाई, एक कोई एरोमेटिक रिंग है, एरिन, एरिन मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो जनरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। तो मेरे पास में एक कोई बेंजीन की रिंग होगी और बेंजीन की रिंग पे कोई क्या होगा, आपका आर ग्रुप होगा, ये मेरा हाइड्रोकार्बन है, ये मेरा हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, और इस हाइड्रोकार्बन पर मैंने क्या करा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये जो हाइड्रोकार्बन, ये जो एरोमेटिक, ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास में पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इस बेंजीन के अंदर क्या है, पाई बॉन्ड है। इस बेंजीन के अंदर कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो देता नहीं है इलेक्ट्रॉन। बेंजीन हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन देता है, जरूरत पड़ने पे किसी को पाई इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके पास में पाई बॉन्ड की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल इसके पास, तो ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका मतलब वो इससे जुड़ जाएगा भाई। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो वहां पे बैठे हुए किसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर, बेंजीन पे जो आपका हाइड्रोजन है वो हटेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। कैसे जुड़ता है पूरी कहानी में बताता हूं, है ना? देखो भाई, देखो यहाँ पर, देखो इस टाइप के रिएक्शन के लिए हमें एक लुईस एसिड की जरूरत पड़ती है। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है और रिएक्शन को इनिशिएट करने का भी काम करता है। जनरली हम आयरन और आयरन 3+ यूज करते हैं। आयरन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, आयरन 3+ के पास में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। नॉर्मल आयरन नेचर के अंदर मिल जाता है, आयरन +3 भी नेचर में मिल जाता है। वो दोनों एज अ लुईस एसिड भी है और साथ साथ में कैटलिस्ट का काम भी करते हैं। ये सब लुईस एसिड क्यों है, उसका रीजन है, इन सबके पास में क्या है, एंड डी, आपके पास में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना? इसलिए ये सब क्या है, लुईस एसिड है। अब देखो भाई, होता क्या है यहाँ पर, ये जो एक्स है ना, ये एक्स, ये एक्स आयरन या आयरन +3, या तो आयरन या फिर आयरन +3, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये है आपका लुईस एसिड, ये है आपका लुईस एसिड, और ये क्या हो गया आपका लुईस। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना इसको, तो ये बेसिकली ऐसे टूट जाता है। कैसे टूटता है, ये टूटता है प्लस और माइनस, ये टूट जाता है आपका प्लस और माइनस में, ठीक है ना? तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये प्लस में आ जाएगा। जो X+ बना है ना, वो X+ आपका इलेक्ट्रोफाइल है। जो X+ बना है ना, ये X+ क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो भाई, बिल्कुल क्लियर कट बात, H2 के पास में लोन पेयर है, इसलिए वो लुईस बेस है। आयरन या आयरन +3 के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो लुईस एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन के अंदर ये अपना लोन पेयर इस आयरन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है, तो X2 जो है वो टूट जाता है। कैसे टूटा होगा भाई, कैसे टूटा होगा, X+ में टूटा और X- में टूटा। जो X- वाला पार्ट है ना, वो आयरन के साथ में जुड़ रहा है, क्योंकि ये माइनस है इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जो X+ है ना, वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा बेंजीन से जुड़ेगा, बेंजीन से जुड़ेगा, और बेंजीन के किस पोजीशन पे जुड़ेगा, ये डिसाइड करने वाला बेंजीन पे जुड़ा हुआ ग्रुप है। फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं, सिंपल चीज बता रहा हूं मैं। पहला पॉइंट,
X2 टूटेगा X प्लस में X माइनस में, X माइनस वाला पार्ट चला जाएगा आयरन के पास, बचा हुआ कौन है आपका X प्लस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल भागते भागते जाएगा बेंजीन, बेंजीन के किस कार्बन पे जुड़ेगा ये डिसाइड करेगा बेंजीन पे जो ग्रुप जुड़ा। अब छोटा सा कंक्लूजन मैं यहाँ पे देता हूँ, ये सब 11th के अंदर आता है। छोटा सा कंक्लूजन ये है कि अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भाई जैसे OH है तो अपना रेजोनेंस करके ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ाता है और पैरा पोजीशन पे बढ़ाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसके अंदर मेजर पैरा प्रोडक्ट बनता है जनरली, है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वहां पे फिर ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, अदरवाइज पैरा प्रोडक्ट ही मेजर बनता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर ऑर्थो पोजीशन पे वो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसके साथ में टकराएगा, और टकराएगा तो वहां पे वो बनना नहीं, वहां पे वो रहना पसंद नहीं करेगा, वहां से तुरंत निकलना चाहेगा, तो वो सीधा कहाँ पे जाता है, पैरा पोजीशन पे, उसको पता है कि वहां पे। तो फाइनली कंक्लूजन ये है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, कैसे भी बन गया, है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे जोड़ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि वो कहाँ जाएगा। डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा, और पोजीशन में से पैरा पोजीशन पे ज्यादा जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन पे जो ग्रुप अटैच है उसके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो फिर वो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, अदरवाइज पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जोड़ दिया, तो विड्रॉइंग तो क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके रेस्पेक्ट में कहां पे अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेटा, तो वो हो जाता है आपका मेटा डायरेक्टिव, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो मेटा पोजीशन पे जुड़ता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन आता है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट आता है। इस कहानी को अब हम यहाँ पे समझ, एक्स प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, बेंजीन पे जुड़ा हुआ ग्रुप डिसाइड। बेंजीन पे जो CH3 ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है भाई, डोनेटिंग। अब डोनेटिंग ग्रुप है तो कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ये जोड़ दिया मैंने ऑर्थो पोजीशन पर, ये जोड़ दिया मैंने पैरा। ये पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि CH3 कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, CH3 के अंदर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होना चाहिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से अटैच होना चाहिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो क्या यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई। चलो तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनते हैं, सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का इनके बीच में डिफरेंस होता है। रिएक्शन विथ आयोडीन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट चीज है। आयोडीन, आयोडीनेशन अगर होता है यहाँ पे X2 की जगह पर अगर I2 होता है तो आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि कार्बन का आयोडीन के साथ में जो बॉन्ड बनता है, बेंजीन का कार्बन और आयोडीन के साथ में जो बॉन्ड बनता है ना, वो बॉन्ड क्या होता है, बड़ा वीक होता है ना। लेंथ बढ़ गई ना, लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, तो वो तुरंत टूट जाता है। टूट जाता है तो फिर से क्या बन जाता है, I2 बन जाता है। तो आयोडीन के केस में वो कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसलिए तो आयोडीन को हटाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं, HNO3, HiO4, ये सब याद रखना भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये ऑक्सीडाइज कर देता है HI को, जो साइड प्रोडक्ट बनता है ना इसमें HI, हाइड्रोकार्बन में भी आपने ये रिएक्शन देखी होगी भाई। HI बनेगा कि नहीं बनेगा, H X प्लस जुड़ गया, ये HX बनता है, यहाँ पे मैं X लिख, जनरल रिएक्शन है ना, ये जनरल रिएक्शन समझना। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका X, H और X, तो यहाँ पे ये X क्या माइनस है और X प्लस तो जुड़ गया,
तो ये क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है, ये वाली। कार्बन हाइड्रोजन की भी ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो कि ये भी बॉन्ड लेंथ ज्यादा टूट जाएगा, बट ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो ये तुरंत टूटता है, तो ये टूटता है तो फिर ये एक्स को लेके फिर रिवर्सिबल है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको हटाना है, तो एच एक्स को, एच आई को हटाना है। एच आई अगर हट जाए ना तो फिर दिक्कत ही नहीं है, एच आई अगर हट गया तो बस बैकवर्ड जा ही नहीं पाएगा। एच आई को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एच एन ओ थ्री और एच आई ओ फोर यूज करते हैं, जो एच आई को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन के अंदर, है ना। अच्छा, फ्लोरीन के जो कंपाउंड होते हैं, फ्लोरो मतलब अगर यहाँ पे X2 की जगह पे अगर F2 होता है तो ये हाईली रिएक्टिव, तो इसको हम प्रिपेयर नहीं करते। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की हाई रिएक्टिविटी की हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? आगे बढ़े। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम अमाइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाई सैंडमेयर रिएक्शन, है ना। रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो अमाइन है ना, अमाइन मतलब नाइट एनिलीन, एनिलीन भी एक अमाइन है ना, तो एनिलीन दिया, और एनिलीन की रिएक्शन हमने किसके साथ में करा दी, NaNO2 और HX के साथ में, याद रखना भाई, है ना। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HX के साथ में कराई तो क्या बनेगा भाई, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, डाइएजोनियम हैलाइड बनेगा, राइट। बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड बनेगा, ये ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये बन जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म है इसकी, बट मैकेनिज्म एक्चुअल में इसकी तो कभी काम ही नहीं आती है, भले मैकेनिज्म आपको क्लास में बता भी दे, तब भी इसकी मैकेनिज्म कभी काम, है ना। ये ऐसा होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना दिए, इसलिए फॉर्मल चार्ज प्लस होता है, और फिर इसके साथ में कौन रहता है, और ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है भाई, है ना। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इस N2 को पता है कि चार्ज की वजह से दुखी हूँ, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ स्टेबल हो सकता है, मैं नेचर के अंदर N2 के फॉर्म में स्टेबल हो सकता हूँ। तो डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, डाई एजो, एजो मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बॉन्ड, तो डाइएजोनियम सॉल्ट है ये, और डाइएजोनियम सॉल्ट के अंदर N2 पे चार्ज प्लस होता है, इससे वो दुखी है, इससे वो अनस्टेबल है, वो वहां से निकलना चाहेगा, और वो निकल रहा, बहुत इजीली निकल रहा है, इसका मतलब वो गुड लिविंग ग्रुप है। वो गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे कोई भी अटैक करके इसको निकाल सकता, कोई भी अटैक करे ये निकल सकता है ना। इसलिए डाइएजोनियम सॉल्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच करना है ना, फिर बेस्ट है डाइएजोनियम सॉल्ट के, है ना। तो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HX के साथ में कराई, टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। डाइएजोनियम सॉल्ट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में हमने किसके साथ में रिएक्शन कराई है, ये मैंने रिएक्शन करा दी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में, Cu2X2 मतलब Cl2 ले लो, Br2 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो आप, ठीक है ना। तो ये X माइनस की सप्लाई करता है, और ये X माइनस जाता है यहाँ पर, ये इस ग्रुप को वहां से निकाल देता है ना। तो क्या बन जाएगा भाई, एराइल हैलाइड बन जाएगा। एल्काइल क्लोराइड भी मतलब क्लोराइड हैलाइड भी बना सकते हो, ठीक है ना, या फिर एराइल क्लोराइड बना सकते हो, एराइल ब्रोमाइड बना, राइट। क्लियर है पॉइंट है? इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, सैंडमेयर रिएक्शन। आइसोनियम सॉल्ट को आयोडीन से नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि क्यूप्रस हैलाइड से मतलब नई रिएक्शन करा सकते, है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ द डायजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। तो इसको हम सिंपली क्या करते हैं, Ki के साथ में रिएक्शन करा देते हैं, सिंपली हम Ki के साथ में रिएक्शन, तो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, थोड़ा सा टेम्परेचर ही देने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर मिक्स कर दो, तब भी सिंपल रिएक्शन, है ना। तो याद रखना, अगर आपको एराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाना है तो सैंडमेयर रिएक्शन से बना दो, बट अगर आपको एराइल आयोडाइड बनाना है तो सैंडमेयर रिएक्शन से नहीं चलेगा, काम बन पाता है ना। आप कैसे बनाओगे, Ki के साथ में बनाओगे, इसकी रिएक्शन आप Ki के साथ, उसका रीजन यही देखे कि इसके अंदर कॉपर के साथ में जो आयोडीन है ना वो बन ही नहीं पाता, Cu2 I2 कभी देखे ही
है ना, Cu2 I2 जो है वो बनते ही नहीं है, और बन भी जाता है, अगर सपोज बन भी जाता है, सपोज नेचर में मैंने तो इस टाइप का मॉलिक्यूल अगर बनता भी है तो फिर क्या होता है कि कॉपर का कौन सा है, कॉपर प्लस में होता है, ठीक है ना, और कॉपर प्लस में होता है तो सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, और सामने होता है I माइनस, और I माइनस साइज में बड़ा है, तो बड़ा एनायन और सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फजांस रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट का कैरेक्टर आ जाता है, राइट, और कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से आयोनिक में डिवाइड टूटता नहीं है, और आयोडीन में अगर सॉरी मतलब एनाइन नहीं बनेगा, आई माइनस अगर नहीं बनेगा तो अटैक भी नहीं कर पाएगा, तो अगर वैसा अनस्टेबल है, अगर कहीं पे आपको दिखता भी है तो उसका रीजन आप दोगे, ठीक है ना, उसका आप रीजन दोगे कि कॉपर जो है वो प्लस में है, कॉपर प्लस का मतलब वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस का मतलब वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सूडो इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या मेरा पॉइंट तो समझ में आ गया ना? क्यों? अच्छा, ठीक है। सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका क्या होता है फिर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, और सामने I माइनस है तो इसकी साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होने की और सपोर्ट कर रहा है कोवेलेंट। चलो ये क्वेश्चंस करते हैं 10.4, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, HBr में ये प्लस हो गया, ये माइनस, यहाँ पे प्लस बनाओगे या यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस बना, कहाँ पर प्लस बनाना चाहो, इधर प्लस बनाना चाहोगे ना भाई, इधर तो बनेगा नहीं प्लस, है ना, इधर प्लस स्टेबल थोड़ी है, इधर बेंजीन के साथ में स्टेबल है ना रेजोनेंस की वजह से, बेंजीन, हाँ, क्या रेजोनेंस कर, रेजोनेंस करने की वजह से इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता है आपका स्टेबल होता है, पर अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है तो इसके साथ में कौन जुड़ेगा आपका Br माइनस इधर जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बन, फिर यहाँ पर ये तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा भाई, हाइड्रोजन उस जगह पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, ये Cl इस जगह पे चला गया, चलो, फिर यहाँ पे बताओ भाई कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे तो बनेगा नहीं, यहाँ पे बनेगा क्या, कार्बोकेटाइन, हाइड्रोजन उस जगह पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो रेजोनेंस तो होगा नहीं क्योंकि बीच में CH2 आ गया, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, पहली, और ये पर ऑक्साइड है, ये क्या है आपका पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हमेशा याद रखोगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को मैंने नहीं देखा, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है भाई, फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन जाती है, फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन जाती है, तो फिर क्या हो जाता है पर ऑक्साइड यार, फ्री रेडिकल के थ्रू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो हाइड्रोजन उस जगह पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, है ना, तो Br इस जगह, सिंपल सा है, अगर HBr पर ऑक्साइड दिखे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, HCl दिखे तो मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, सिर्फ HBr दिखे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखो, या फिर मार्कोनिकॉफ रूल, यार हाइड्रोजन उस जगह पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, क्या, ये सभी क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई करना भाई, ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस ट्राई करना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, नीट के अंदर जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते भाई, ये यहाँ पे सब क्वेश्चंस दिखे हुए थे लेकिन बच्चे सॉल्व ही नहीं करते, है ना, तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनसीईआरटी एक बार कर ही लो भाई, एक एक चीज कर लो, इंटेक्स का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जहां से जो एक एक पॉइंट दिखे पूरा फिनिश कर, उसके बाद में जहां से पढ़ना है आप पढ़ते, चलो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर एल्काइल हैलाइड जो है कलरलेस है, प्योर हैलाइड जो है, ब्रोमाइड और आयोडाइड कलर देते हैं, ठीक है ना, मैन लाइट के प्रेजेंस में जब रखते हो, जब लाइट के प्रेजेंस में होगा, व्हेन एक्सपोज टू लाइट, लाइट के प्रेजेंस में वो कलर देते हैं, वो क्यों कलर देते हैं उसके रीजन में मतलब डिस्कस, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ये सब होता है, बट हमें डिस्कस नहीं करना है ना, वो रीजन ही नहीं है, कोई पूछते ही नहीं है क्यों आता है, क्या, मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड जो है वो कैसी स्मेल देते हैं, स्वीट स्मेल,
इंपॉर्टेंट चीज आती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकेन, ये सब क्या है, गैस है, रूम टेम्परेचर। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोमीथेन, सब गैस है रूम टेम्परेचर पर। हायर मेंबर जो है वो लिक्विड है और सॉलिड है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, की साइज भी बढ़ती है, और मॉलिक्यूल की साइज बढ़ने से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए तो सॉलिड भी बन जाए, है ना। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये पोलर नेचर के हैं, जितने भी एल्काइल हैलाइड जो है ना वो सब किस नेचर के हैं, पोलर नेचर के। और पोलर नेचर के हैं इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल, ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हाई मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हाई मॉलिक्यूलर मास, इससे हाइड्रोकार्बन से ये कंपेयर कर, हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर है, और जो एल्काइल हैलाइड है वो क्या है, आपका पोलर है, का रीजन दे रहा है, पोलरिटी का डिफरेंस आएगा ना, हेलोजन आ गया तो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड वंडरवॉल इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन हेलोजन डेरिवेटिव, आर माइनस, है ना, आर प्लस और एक्स माइनस, वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हायर है देन हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे ज्यादा किसका होता है, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का। उसका रीजन क्या है, डाइपोल डाइपोल एंड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन का मास एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास अगर सेम है, और अब कंपेयर करना है कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो भाई एल्काइल हैलाइड का होगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बॉइलिंग पॉइंट ये हमारे लिए है ना, हमारे लिए ये ऑर्डर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के जरूर क्वेश्चन के हैं। कल परसों ही मैं कोई पेपर डिस्कस कर रहा था, उसमें भी ये था, RI, फिर RBr, RCl, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज, उसका रीजन भी दे रखा है, साइज बड़ी होगी, मास बढ़ गया, तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ गया, ये रीजन है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन का क्या हो, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर मास सेम है, अब उसके आइसोमर बना रहा है ना, पोजीशन आइसोमर बना या चेन आइसोमर बना, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट को कैसे कंपेयर करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखो, जब आप आइसोमेरिक को कंपेयर कर रहे हो तो वहां पे अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता है, इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, इसमें भी कार्बन एटम और हेलोजन सेम है, लेकिन ब्रांचिंग की वजह से स्पेरिकल हो गया, इसमें और ब्रांचिंग होगी इसलिए और स्पेरिकल हो गया। जैसे जैसे मॉलिक्यूल स्पेरिकल होता है ना, उसका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। क्यों, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट एरिया कम हो रहा है, राइट, सरफेस एरिया कम हो रहा है, ये ऐसा मॉलिक्यूल ज्यादा कांटेक्ट में रहे किसी दूसरे के साथ, और ऐसा मॉलिक्यूल कम कांटेक्ट में। तो हमेशा याद रखो, जब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है ना, तो हमेशा सरफेस एरिया क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया के डिक्रीज होने से दूसरे मॉलिक्यूल का कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। सटीक बात है, बिल्कुल क्लियर कट बात दे रखी है, का वैल्यू भी दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली ऑफ द सेम, डाइहेलोबेंजीन का नियरली क्या होता है, सेम। पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। याद रखना भाई पैरा का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए पैकिंग पर भी डिपेंड
क्रिस्टल लेटाइस कैसा बन रहा है पे डिपेंड करता है। थोड़ी पता है कि पैरा वाले का पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो जनरली हमें याद रखना, याद कर लो। ऑर्थो पैरा का सिमेट्री की वजह से, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द पैरा आइसोमर, क्रिस्टल लेटाइस जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। इसलिए वो क्या करता है, अच्छा अच्छा पैक हो जाता है, और जब अच्छा पैक हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख दिया है वैल्यू को देख के, देख सकते हैं। हाई हेलोजन, हाई हेलोजन में याद कर लो भाई, ऑर्थो का ज्यादा होता है पैरा से, पैरा का ज्यादा होता है मेटा से, पैरा का ज्यादा होता है ऑर्थो से, ऑर्थो मेटा बिल्कुल लास्ट में, याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका। डाई हेलोजन जब कंपाउंड होता है तो और मेटा बिल्कुल क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा, बस चेंज हो रहा है ऑर्थो पैरा में। और पैरा वाला मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आगे क्यों आएगा, उसका रीजन क्या है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, पैकिंग अच्छी तरह से, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक के ऊपर एक बैठते जाते हैं, तो अच्छी पैकिंग हो जाती है सिमेट्री की वजह। बस ये तो आप ऑर्डर बस याद ही कर लो, याद ही। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कार्बन एटम, बिल्कुल सही बात है। हाँ बोलो। ये ऑर्डर लिखा है, बस सीधा याद कर लो, ऑर्थो पैरा और मेटा, इसमें पैरा ऑर्थो और मेटा, सीधा याद कर लो, उसका रीजन कोई नहीं पूछेगा। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा क्यों होता है, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से अच्छे से पैकिंग हो जाती है, पैकिंग फ्रैक्शन पर डिपेंड, किसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है किसका कम है ये हम देख के नहीं बताते, राइट है ना। ठीक है, तो ये आप दोनों, हाँ बोलो। हाँ, क्लोराइड के याद रखना है हमें, दूसरे का अलग हो सकता है, बट यही जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे डाई हेलोजन, आपसे क्वेश्चन ऐसे डाई हेलोजन, ऐसे Br आयोडीन ऐसे जोड़ के नहीं बोलेंगे, डाई हेलोजन करके पूछेंगे, है ना। तो उसका ऑर्डर ये याद कर लो, ऑर्थो पैरा मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा। स्थिति क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज होती जाएगी विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन एटम्स, ठीक है ना, कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है या हेलोजन एटम इंक्रीज हो रहा है, एंड एटॉमिक मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। कि अगर क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन लगा दिया तो डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज हो गया, किसका, हेलोजन का। तो हेलोजन का एटॉमिक मास इंक्रीज हो या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो, इन सबसे मास इंक्रीज हो जाता है ओवरऑल, इसलिए डेंसिटी होती है इन जनरल। के बाद वैल्यू वगैरह कुछ भी मत रखना। चलो सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। देखो सॉलिबिलिटी की अगर बात करें तो हेलो एल्केन्स आर वेरी सॉलिड, ज्यादा भी नहीं होता है ना। हेलो एल्केन जो है वो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा सॉलिबिलिटी होती है, बस इतना याद रखना कि हाइड्रोकार्बन से इसकी प्रॉपर्टी, बट बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो ऐसा नहीं। हेलो एल्केन जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द मीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स, है ना। जो एनर्जी हेलो एल्केन का जब वाटर के साथ में जब अट्रैक्शन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो तोड़ने के लिए, तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जब अट्रैक्शन होता है तो कम एनर्जी रिलीज। तो ओवरऑल जब नेट नेट अमाउंट में देखते हैं ना, तो लेस एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो सॉल्युबल होगा, लेकिन लेस एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हाइड्रेशन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, उसका रीजन बताओ, तो लेस एनर्जी, बस इतना याद रखना है। मॉलिक्यूल और हेलो एल्केन के अंदर जो नया अट्रैक्शन होता है भाई, हेलो एल्केन सॉरी, वाटर का वाटर के साथ में अट्रैक्शन है, तो वाटर का वाटर के साथ में अट्रैक्शन क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी। लेकिन अब वाटर के अंदर आपने हेलो एल्केन डाल दिया, तो अब हेलो एल्केन का वाटर के साथ में जो अट्रैक्शन है वो वीक है, तो कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो नेट अमाउंट के अंदर वाटर के अंदर अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, लेकिन हेलो एल्केन आते ही
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देगा, तो वहां पे जो नया अट्रैक्शन जो सेटअप हो रहा है हेलो एल्केन का और वाटर के साथ में, वो थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा सुटेबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो बस यही क्या आपको याद, solubility of haloalkenes in water। बस अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन की, बात करेंगे हम केमिकल। ये क्लास में करवाऊं, अभी केईपीवाई की क्लास है तो थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूं मैं आपको।